जय हिंद। आप सभी का सिद्धार्थ सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज है 8 मार्च और 8 मार्च को जो महिला पर्यवेक्षक एवं बाल विकास जो परीक्षा हुई है उसके दोनों शिफ्टों के पेपर हो चुके हैं और मैं आप लोगों को बता दूं उसमें किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं, उसी पैटर्न के मैं प्रश्न लेकर आया हूं। तो पहले आपको बता दूं जो प्रश्न क्या पूछे गए। तो देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं गणित रीजनिंग के ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं, तो बच्चे ज़्यादातर कम ही बता रहे हैं। दूसरी, आपके कंप्यूटर से भी कम बता रहे हैं। कोई बता रहा है 4 से 5, कोई बता रहा है 5 से 6-7 के बीच, ऐसा एवरेज बता रहे हैं। बाकी के जो आज सबसे ज़्यादा जो प्रश्न बच्चों ने बताए हैं, विटामिन से और रोग से आधारित प्रश्न बताए हैं। बाकी के जो मिली जुली प्रक्रिया है, अच्छे खासे नंबर भी ला रहे हैं लड़के। तो आज मैं विटामिन और आपके रोग पर ही प्रश्न लेकर आया हूं। तो आज के वीडियो में आपके विटामिन और रोग के प्रश्न खत्म हो जाएंगे। तो चलिए, जो पहली बार जुड़े हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए बेल बटन। जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा आपको उसी आधार पर मैं प्रश्न लेकर आ रहा हूं जिस आधार पर पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट प्रश्न के साथ। और मैं सीधा बता दूं, सीधा सीधा आंसर दूंगा क्योंकि एग्जाम पास में है। आपको यूट्यूब पर ज़्यादा समय नहीं देना, अपनी किताबों पर ज़्यादा देना है। तो पहला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन की मात्रा का सामान्य स्तर से नीचे गिरना कहलाता है। तो ये आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं सीधा सीधा एनीमिया होता है आंसर। जब आपके कह सकते हैं कि जो ब्लड की जो मात्रा सामान्य स्तर से नीचे गिरना कहलाती है एनीमिया की कमी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, नेत्र पलकों की सूजन कहलाती है। तो देखिए, आपको मैं सीधा सीधा आंसर की बात कर दूं, यहाँ से जो कहलाती है ब्लेफेराइटिस। तो देखिए, रोग से संबंधित जो प्रश्न आपके चल रहे हैं पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की स्वास्थ्य समस्या को वर्गीकृत किया जा सकता है। तो ये आपसे पूछ रहे हैं, जो स्वास्थ्य समस्या को जो वर्गीकृत किया जा सकता है वो किस आधार पर किया जा सकता है। तो देखिए, यहाँ से अगर मैं आंसर की बात कर दूं तो पहले देखो इस तरीके के प्रश्न, पर्यावरण स्वच्छता के आधार पर, संक्रामक रोग के आधार पर, पोषण के आधार पर, मतलब कि ये सभी हो जाएंगे आपके करेक्ट प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा परिकल्पित सर्वोत्तम स्वास्थ्य का आयाम है। तो ये आपको बताना है। तो देखो, मैं आपको बता दूं, आध्यात्मिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, ये सभी हो जाएंगे आपके करेक्ट। इस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहा है। अगला प्रश्न है, पोलियो किसका संक्रमक है। पोलियो जो आपको बताना है, जो पोलियो की जो दवाई लगाई जाती है, तो मैं बता दूं आहार नल का। याद रखिए कौन सा संक्रमक होता है, आहार नल होता है। चलिए अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में आवश्यक पोषक तत्व है, जो सबसे कम उसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ से मैं अगर आंसर की बात कर दूं, विटामिन की पड़ती है। तो यहाँ से चलिए आगे की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो शरीर में पहुंचकर विटामिन ए में बदल जाता है। तो देखिए, मैं सेवन की अगर आंसर की बात कर दूं, क्रिप्टोजेनेथेन, याद रखना। चलिए आगे की बात करते हैं। निम्न में से किस बीमारी को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व से उन्मूलन यानी कि मतलब कि कह सकते हैं खत्म घोषित कर दिया है। तो याद रखियो, चेचक को खत्म कर दिया है। अगला है, भोजन का कार्य क्या है। तो यहाँ से अगर मैं आंसर की बात करूँ, ऊतकों की क्रियाशीलता और नियंत्रण, ऊर्जा उपलब्ध कराना, शरीर का गठन सुधार। तो मतलब कि क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएंगे आपके आंसर करेक्ट। अगला है, विटामिन B12 को क्या कहते हैं। तो यहाँ से अगर मैं आंसर की बात कर दूँ, साइनोकोबालेमाइन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से आयरन का भरपूर स्रोत है। तो किसमें लोहा सबसे ज़्यादा। तो हरी पत्तेदार सब्जियां, अगर आप बीमार होते होंगे तो डॉक्टर वगैरह बताते हैं। अगला है कि बच्चों को प्रतिदिन कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ से मैं अगर बात करूँ तो 1000 से 1200 कैलोरी की। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भोजन में पाए जाने वाले सेल्यूलोज का कार्य क्या है। तो याद रखिए, यह रुक्षांश के रूप में कब्ज को रोकता है। तो जो सेलुलोज है, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, यहाँ से ए करेक्ट हो जाएगा। चले अगला प्रश्न है, निम्न में से प्रोटीन का कार्य क्या है। तो यहाँ से 14 का अगर आंसर की बात करूँ तो एंजाइम व हार्मोन का संश्लेषण, वृद्धि और विकास, शरीर के ऊतकों की मरम्मत और रखरखाव। तो ये सभी हो जाएगा आपका, यहाँ से डी करेक्ट हो जाएगा आंसर। अगला है कि निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में विलय नहीं है। मतलब कि जो हमने कल भी ऐसा ही प्रश्न एक आपको और बताया था। तो याद रखिए, जो BC, केवल BC को छोड़कर ये पानी में घुलनशील है। बाकी के कीड़ा मैंने ट्रिक बताई थी, ये सब हैं आपके
वसा में। चलिए आगे की बात करते हैं। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग, तो यहाँ से 16 का आंसर हो जाएगा बिटोटस रोग। तो याद रखिए यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा 16 का करेक्ट। अगला है ये बेरी बेरी आपका B1 की से होता है, स्कर्वी C की से होता है। नियसिन की कमी से होने वाला रोग आपको बताना है, तो 17 का आंसर हो जाएगा पेलाग्रा, विटामिन डी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है कि जो एक मरीज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर रुधिर के थक्का की समस्या के साथ आता है, वहाँ एक सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स किस कमी की संशय करती है, तो 18 का जो आपका आंसर हो जाएगा विटामिन के की। अगला प्रश्न है कि विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग, तो याद रखिए ये स्कर्वी हो जाएगा, आपको अभी बताया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो याद रखिए विटामिन डी की कमी के कारण होता है। ये तुमको सूर्य से मिलती है। याद रखना कि एक वयस्क को विटामिन सी की प्रतिदिन कितनी आवश्यकता होती है, तो 21 का आंसर हो जाएगा 40 से 60 मिलीग्राम होती है। अगला प्रश्न है भारत में पोषण की राष्ट्रीय संस्था कहाँ पर स्थित है, तो 22 का आंसर हो जाएगा हैदराबाद। अगला प्रश्न है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो याद रखियो रेटिनॉल है, और ये किस में प्रचुर मात्रा में, गाजर वगैरह में, खट्टे फल गाजर वगैरह में सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि न्यूराइटिस किस विटामिन की कमी के कारण हो सकती है, तो 24 का आंसर हो जाएगा विटामिन बी की। अगला है कि निम्न में से कौन सा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है, तो याद रखिए जो आयोडीन की कमी के कारण आपका ग्वाइटर रोग होता है, मतलब नमक। अगला प्रश्न है जल में विलेय है, तो अभी मैं बात कर चुका हूँ बी और सी, तो याद रखो, तो यहाँ से आंसर हो गया विटामिन बी। अगला प्रश्न है विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग आपको बताना है, तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ से फाइनोडर्मा जीरोथैल्मिया, ये याद रखना, ये दो नए शब्द हैं, रतौंधी आप लोग जानते हैं, तो ये सभी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय गोइटर नियंत्रण प्रोग्राम कब प्रारंभ किया गया है, तो याद रखियो इसका आंसर आपको बताना है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा वर्ष 1962 में, वर्ष 1962। अगला है विटामिन B12 की कमी के कारण रोग होता है, तो 29 का आपका आंसर हो जाएगा परनीसियस एनीमिया। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ जो शरीर में पहुंचकर विटामिन ए में बदला जाता है, तो 30 का आंसर हो जाएगा क्रिप्टोजेंथिन। अगर आप लोगों को लगता है कि सर कंप्यूटर के भी MCQ करा दीजिए आज ही, तो मैं आज ही वीडियो लेकर आ जाऊंगा, आपको कमेंट में ज़रूर बताना पड़ेगा। और दोस्तों लाइक ज़रूर कर दीजिए, मैं अगर मेहनत कर रहा हूं कम समय में, मेरा उद्देश्य है कि आपको ज़्यादा समय बर्बाद करना पड़े, क्योंकि एग्जाम पास में है। तो आपको क्या करना है, इसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बुकें पढ़िए। अगला प्रश्न है गरीब व्यक्ति का मांस कहा जाता है, तो यहाँ से 21 का आंसर हो जाएगा दालों को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी ऊर्जा होती है, तो 32 का आंसर हो जाएगा 4 किलो कैलोरी होती है। अगला प्रश्न है इसलिए कार्बोहाइड्रेट स्पोर्ट खिलाड़ी को दिया जाता है। जल में घुलनशील विटामिन तो अभी बात कर चुके, BC बस आपको रट लेना है, बाकी के सभी बसा में होती हैं। अगला है कार्बोहाइड्रेट के चयापचय व स्नायु ऊतक की स्वच्छता के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है, तो 34 का आंसर हो जाएगा विटामिन बी। अगला है कि विटामिन का मुख्य कार्य होता है, तो 35 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, भोजन के उत्प्रेरक के रूप में होती है। चलिए आगे की बात करते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आयोडीन की कमी के विकारों का नियंत्रण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, तो 36 का आपका आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। अगला है कि भोजन में प्रोटीन की कमी से क्या होता है, तो याद रखिए ये तुम्हारा 37 के अगर मैं आंसर की बात कर दूं, क्वाशियोर रोग होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि ऊर्जा का सबसे सस्ता स्रोत है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रोटीन अन्य आहार घटकों से भिन्न है, तो आंसर याद रखें इसमें नाइट्रोजन युक्त पदार्थ उपस्थित होते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से ऊर्जा नहीं प्रदान करने वाला पोषक तत्व है जो हमें ऊर्जा नहीं करता है, तो 40 का आपका आंसर हो जाएगा विटामिन। याद रखिए विटामिन से हमें ऊर्जा नहीं मिलती है। अगला प्रश्न है भारतीय भोजन में किस तत्व की अधिकता होती है, तो यहाँ से आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट की।
अगला प्रश्न है कि निम्न में से वह विटामिन जो एमनियोटिक फ्लड में अनुपस्थित होता है, तो यहाँ से आंसर हो जाएगा विटामिन ई, जिसे सुंदरता की देवी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विटामिन डीएनए संश्लेषण में सहायक है, तो 43 का आंसर हो जाएगा विटामिन B12 और फॉलिक एसिड। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विटामिन बैक्टीरिया द्वारा आंत में स्रावित होता है, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा विटामिन B1। अगला प्रश्न है कि वयस्क में ऑस्टियोमेलेसिया किसकी कमी से होता है, तो 45 का जो आंसर हो जाएगा विटामिन डी, मतलब हड्डियों की कमजोरी की बात कर रहे हैं। निम्न किसकी अनुपस्थिति में अस्थियों में कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो याद रखिए 46 का आंसर हो जाएगा विटामिन डी की, मतलब हड्डियों में। तो देखिए ये तो होगा तुम्हारे विटामिन से। अब रोगों की ओर चलते हैं। देखो वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न है, बालक की शारीरिक अक्षमता को प्रदर्शित करता है, ये आपको बताना है। तो देखिए बालक की जब शारीरिक अक्षमता की बात करी जाती है तो इसे कहते हैं अपंगता। अगला प्रश्न है, निम्न में से पाचन तंत्र का विकार है, तो यहाँ से देखो विदुर तालु भी है, पाइलोरिक स्टेनोसिस है और विदरोस्ट, मतलब कि ये सभी हो जाएंगे करेक्ट। अगला प्रश्न है, बड़ी माता रोग किस वायरस से होता है, तो ये आपको बताना है। ये आंसर हो जाएगा वेरिसेला जोस्टर वायरस। बेरी मतलब बड़ा कर लीजिए। माँ के दूध में कितनी वसा पाई जाती है, तो यहाँ से आंसर हो जाएगा 3.4 से 4 ग्राम। अगला प्रश्न है, पेशिया छीड़ता वृद्धि में रुकावट और त्वचा के नीचे वसा की मात्रा कम होना किस बीमारी के लक्षण हैं, मेरीमस के, इसको मरसमस भी बोल देते हैं। चलिए अगला है, कुपोषण से बचाव हेतु आवश्यक उपाय है, तो 6 का आंसर हो जाएगा माँ को पोषण संबंधी शिक्षा, स्तनपान को प्रोत्साहन, माँ को समुचित प्रसव पूर्व देखभाल, तो यहाँ से आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से अंडा किसका अच्छा स्रोत माना जाता है, तो 7 का आंसर हो जाएगा अनिवार्य अमीनो अम्ल का। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा संक्रमण जल के द्वारा उत्पन्न होता है, तो 8 का आंसर हो जाएगा हेपेटाइटिस ए। अगला है, टिटनेस रोग होता है, तो ये आंसर 9 का आंसर क्या हो जाएगा क्लास्ट्रीडियम टेटेनी। शायद यही बता रहा है बच्चे, आज ये प्रश्न पूछा गया है। आगे एक प्रश्न और बता दूंगा वो। निम्न में से किस शिशु के हाइपोग्लाइसीमिया होने की संभावना अधिक होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से एनीमिया ग्रस्त शिशु में। निम्न में से कौन सा दुग्ध संचारित नहीं होता है, ये कह रहे हैं, तो यहाँ से याद रखिए टिटनेस नहीं होता है। अगला है कि बड़ी माता का संक्रमण काल होता है, तो 12 का आंसर हो जाएगा चबकों के उद्भव होने के 8 दिन तक। अगला है, खसरा निम्न में से किस आयु वर्ग को सर्वाधिक प्रभावित करता है, तो 13 का आंसर हो जाएगा 6 महीने से 3 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न है कि शिशुओं में दस्त होने का निम्न में से कौन सा कारण नहीं है, ये आपको बताना है, तो यहाँ से याद रखिए वसा और प्रोटीन्स की अधिक मात्रा लेने से दस्त, बाकी के सभी से। अगला है कि टीबी की प्राथमिक रोकथाम में शामिल है, तो टीबी से संबंधित भी पूछा गया, आज बता रहे हैं, बाकी के भगवान जाने। 15 का आंसर हो जाएगा BCG वैक्सीन लेना। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी वायरस से होने वाली संक्रामक बीमारी नहीं है, जो वायरस से नहीं फैलती है, तो 16 का अगर मैं आंसर की टिटनेस को छोड़कर ये जीवाणु, बाकी के पोलियो, खसरा, एड्स, ये सभी। अगला प्रश्न है कि पूरक आहार देने की सही आयु कौन सी होती है, तो 17 का आंसर हो जाएगा 4 से 6 माह। तो दोस्तों ये थे आज की क्लास के आज जो इस पर सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। अगर आप लोग कंप्यूटर चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बोल दीजिए सर कंप्यूटर लाइए, तो मैं तुरंत कंप्यूटर के भी कुछ वीडियो डाल दूंगा। कम समय में आपको ज़्यादा प्रश्न आपका रिविज़न हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों।